जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई सही ही चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। ये ऑडिट की 5वीं क्लास होगी आज। 4 क्लास इससे पहले अपलोड हो गई है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे। कुछ भी परेशानियां हो तो जरूर आप मेरे नंबर पे, ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और वैसे यहाँ पर भी मैं एक बार लिख देता हूँ 8816872887 और 7011013929। इस पर आप बिना बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिना कुछ समय गवाए हम 2 शब्दों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। कहते हैं, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ आज का क्लास आपको आगे बढ़ाते हुए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? छोटे व्यापारियों का दृष्टिकोण, बड़े व्यापारियों का दृष्टिकोण और अंकेक्षण, अंकेक्षक, ऑडिटर किसको कहेंगे, ये सब चीज अगले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। अब उससे आगे चलते हुए कहता है विभिन्न प्रकार के अंकेक्षक। अंकेक्षक कितने प्रकार के होते हैं? आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें 3 तरह के दिया हुआ है, और निपुण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक और पेशेवर अंकेक्षक। तो देखते हैं ये सब कौन कौन क्या सब होते हैं, ये अंकेक्षक सब। कहते हैं अनिपुण अंकेक्षक। कहते हैं अनिपुण अंकेक्षक वे हैं जो अंकेक्षण कार्य में उतने दक्ष नहीं होते और जो अपने कार्यों का निष्पादन मेहनत एवं सतर्कता से नहीं करते। मतलब कहता है अनिपुण मतलब वो क्या कहते होते हैं, वो उतने मैच्योर नहीं होते, वो अंकेक्षक उतने मैच्योर नहीं होते, और मैच्योर होते हैं उनको उतने काम की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती उनको, जो अपने कार्यों का निष्पादन मेहनत एवं सतर्कता से नहीं करते, क्योंकि वो अंकेक्षण का कार्य अपने शौक के लिए तथा अवैतनिक करते हैं, अतः उनके अंकेक्षण का कार्य करना उपयुक्त नहीं है। तो क्या बोला अनिपुण के बारे में? अनिपुण अंकेक्षक के बारे में बोले कि वो दक्ष नहीं होते, वो अपने शौकिया हिसाब से वो अंकेक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सरकारी अंकेक्षक। यदि सरकारी खातों का अंकेक्षण करने वाले अंकेक्षकों को सरकारी अंकेक्षक कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो काम करते हैं उसका भी हिसाब किताब होता है। तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब होता है, तो उसका जो गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब होता है उसका जो अंकेक्षण होता है, तो जो अंकेक्षक करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट ऑडिटर। तो सरकारी खाता का अंकेक्षण करने वाले अंकेक्षकों को सरकारी अंकेक्षक कहते हैं। भारत सरकार के अंकेक्षण विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? महालेखा परीक्षक, मतलब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। भारत सरकार, मतलब भारत सरकार को इसको करती है नियुक्त, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पेशेवर अंकेक्षक कहता है वस्तुतः ये योग्य व कुशल अंकेक्षक होते हैं, ये ही अंकेक्षण कंपनियों व अन्य संस्थाओं के खातों का अंकेक्षण करते हैं। ये अंकेक्षक किसी के नौकर नहीं होते, बल्कि इन्हें समझौते के तहत परिश्रमिक दिया जाता है। जो भी हम परिश्रमिक नियुक्ति कर, जो भी अंकेक्षक को नियुक्त करेंगे तो उनको क्या करेंगे? फिक्स अमाउंट ऑफ उनको पेमेंट किया जाता है, उसके बदले वो क्या करते हैं? काम करते हैं, तो वो पहले से फिक्स हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि ये किसी के नौकर नहीं होते, बल्कि इन्हें समझौते के तहत परिश्रमिक दिया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षक का उदाहरण है। पेशेवर अंकेक्षकों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित डिग्री का होना, जो कि सीए का डिग्री होता है, उसका होना जरूरी है, आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं अंकेक्षण का क्षेत्र। अंकेक्षण का क्षेत्र में क्या सब आते हैं? कहते प्राचीन काल में अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र सीमित था, मतलब काम ही उतने बड़े बड़े नहीं थे। उसके बाद 1819वीं शताब्दी में तो ये कंपनी का कंसेप्ट आया कि सब आदमी पैसा जमा करो, और सब आदमी पैसा जमा करने के बाद जो भी पैसा कलेक्ट होगा उससे हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा बिजनेस चालू करेंगे। तो ये कंसेप्ट कब आया? 19वीं 18वीं शताब्दी के टाइम में आया ये। तो तब से इसकी अंकेक्षण की क्या होगी? महसूस बहुत ज्यादा की जाने लगी। तो कहते हैं कि पहले प्राचीन काल में अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र सीमित था, क्योंकि उन दिनों केवल रोकड़ बही की जांच होती थी। व्यवसाय में लेन देन कम होते थे, और जो भी होते थे प्राय नगद के होते थे। तो जो भी होता था नगद होता था, तो उसमें उतनी ज्यादा परेशानी होती नहीं। छोटे छोटे व्यापार थे, और जो व्यापार चलाने वाले थे वो खुद ही अपना सारा मैनेजमेंट देख लेते थे, तो अंकेक्षण कराने की उतनी जरूरत नहीं होती थी। परंतु वर्तमान में लेन देन की मात्रा
अत्यधिक हो गई है। अब केवल नगद लेन देन ही नहीं होते, वो बल्कि उधार लेन देन भी बड़ी तादाद में होते हैं। व्यापार तथा यातायात के साधन का काफी विकास हुआ। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का बोलबाला है। उद्योग धंधे एकांकी व्यापार तथा साझेदारी के साथ साथ कंपनी स्वरूप में चलाए जा रहे हैं। तो ये क्या बोलते कहता है कि पहले क्या था, कम ट्रांजेक्शन थे, जो भी कम थे वो कैश में हो जाते थे, लेकिन आज के डेट में आज आप सारे के सारी चीजें आप लगभग आप क्रेडिट में ले सकते हो। मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट पर आप क्या करो, उसको पेमेंट कर दो। तो ये सब चीज से क्या हो गया कि हमारा बिजनेस बड़ा हुआ और उसके ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा हुए और ये क्रेडिट पद्धति बहुत सारी आ गई। तो इससे क्या हो गया, हमारा काम जो गया अंकेक्षण का काम क्या हो गया, विस्तृत हो गया। अतः ऐसी स्थिति में अंकेक्षण का क्षेत्र व्यापक होना स्वाभाविक है। वर्तमान में कुछ संस्थाओं के लिए अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिस संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है उसके समस्त खाते पुस्तकों की जांच की जाती है। अब जिस संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो संस्था का क्या करेगा, वो उसके समस्त खाते पुस्तकों की जांच की जाती है। तत्पश्चात अंकेक्षक को समस्त खाते पुस्तकों की जांच कर उसकी सत्यता के बारे में प्रमाण देना आवश्यक हो गया है। तो जो भी संस्था में उसकी नियुक्ति होगी उस संस्था में वो सारा चीज देखने के बाद उसको सबसे लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्ट उनको मतलब संस्था के मालिक को रिपोर्ट देना पड़ेगा। अतः उपयुक्त समस्त क्रियाएं अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये क्या सब, अब इसको क्या करा, एक लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। कहता है अलग अलग संस्थाओं में अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। क्या सब निम्नलिखित बातें हैं? कहते हैं अंकेक्षण का उद्देश्य अर्थात अंकेक्षण वैधानिक है या किसी विशेष उद्देश्य से कराया जा रहा है। मतलब आप जो अंकेक्षण करवा रहे हो, आपको जो अपॉइंट मतलब एक ऑडिटर साहब को जो आप अपने बिजनेस में अपॉइंट कर रहे हो, तो जो आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, क्या वो लीगल है इसलिए कर रहे हो या आपका कोई और उद्देश्य है, उसके लिए आप मतलब ऑडिटिंग करवा रहे हो, अंकेक्षण करवा रहे हो आप। उसके बाद तलपट के दोनों योगों में तालमेल है या नहीं, तो तलपट दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नियोक्ता द्वारा अंकेक्षण के लिए पूरी सूचनाएं प्रदान की गई है या नहीं। मतलब नियोक्ता मतलब क्या, जो आपको अपॉइंट कर रहा है, किसको अपॉइंट कर रहा है, अंकेक्षक को अपॉइंट कर रहा है, तो उसके द्वारा अंकेक्षक को सारी की सारी बातें बता दी गई है या नहीं। मतलब टू वे कम्युनिकेशन जो होता है अंकेक्षक और जो उनको क्या करता है, नियुक्त करता है संस्था, तो उनको बीच सारी बातें सही से हो गई है या नहीं हो गई है, ये बातें। यदि संस्था साझेदारी है तो साझेदारी संलेख, और यदि कंपनी है तो पार्षद अधिनियम, पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सब बातें कंपनी में हो जाएगी। और अगर साझेदारी संलेख की बात करें तो वो पार्टनरशिप में साझेदारी संलेख के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक अंकेक्षण से आपको देखना पड़ेगा, अंकेक्षक को देखना पड़ेगा। आंतरिक निरीक्षण की प्रथा प्रयोग में लाई जा रही है या नहीं, यदि लाई जा रही है तो क्या ये लाभप्रद है। इंटरनल कंट्रोल मतलब आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल कोई ऐसा सारा कुछ उसमें आंतरिक निरीक्षण बिजनेस में है या नहीं है, अगर है तो वो कितना इफेक्टिव है, तो ये भी चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद अंकेक्षक द्वारा अपनी दूरदर्शिता तथा चातुर्य का भी प्रयोग किया जाना, अंकेक्षक द्वारा अपनी दूरदर्शिता और चातुर्य का भी प्रयोग किया जाना। उसके बाद जहां तक संभव हो सके अंकेक्षक को सही रिपोर्ट देनी चाहिए। तो ये सब बातें उनको अंकेक्षक और उनके संस्था को इन दोनों से सारे की बातें एक हो जानी चाहिए। यदि अंकेक्षण की सीमा सही ढंग से निर्धारित हो जाती है तो अंकेक्षण का कार्य सही ढंग से संपादित करने की संभावना बढ़ जाएगी। जब तक अंकेक्षक को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उसे क्या और किस सीमा तक काम करना है, तब उसका कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं हो सकता। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि यदि कोई अंकेक्षक अपनी कार्य सीमा से बाहर काम करता है तो उसके लिए अंकेक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। अगर आपका जो स्कोप है उससे अगर आप बाहर की काम करते हो तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, अंकेक्षक खुद जिम्मेवार होगा इसके लिए व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद आता है निजी अंकेक्षण में अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण। निजी अंकेक्षण में अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण अगला टॉपिक है। कहता है निजी अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र का निर्धारण नियोक्ता तथा अंकेक्षक के आपसी समझौता द्वारा हो जाता है। यदि नियोक्ता अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र स्पष्ट करने में असमर्थ होता है, मतलब जो आपको नियुक्त करती है, अंकेक्षक को नियुक्त करता है, वो अगर कार्य क्षेत्र बताने में असमर्थ होता है तो अंकेक्षण का उद्देश्य बताना, तो उसे अंकेक्षण का उद्देश्य बताना होता है, जिसके आधार पर अंकेक्षक अपनी चातुर्य एवं दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, मतलब सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि छोटे बिजनेस वाले क्या होते हैं, उसको पता नहीं होता कि क्यों करवाना है, कैसे करवाना है,
तो वो क्या करते हैं, उस अंकेक्षक साहब को सारा कुछ, ऑडिटर साहब को सारा कुछ बता देते हैं कि मैं इस उद्देश्य से करवा रहा हूं। तो अंकेक्षक साहब क्या करते हैं कि उस उद्देश्य के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से वो मतलब ऑडिट कर दे, अंकेक्षण कर देते हैं। उसे अंकेक्षण का उद्देश्य बताना होता है, जिसके आधार पर अंकेक्षक अपनी चातुर्य एवं दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है। अंकेक्षक को संस्था की नियमावली को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड में है तो साझेदारी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, अगर पार्टनरशिप का आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और अगर कंपनी के आप ऑडिटर हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, इन दोनों की मतलब उस दोनों के दायरे में ही रहकर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार अंकेक्षण एकांकी और साझेदारी संस्थाओं में होता है जहां अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता। वैधानिक अंकेक्षण में कार्यक्षेत्र का निर्धारण। अगला टॉपिक है, जिन संस्थाओं में अंकेक्षण वैधानिक तौर पर कराया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। उदाहरणतः कंपनी, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक, बीमा कंपनी आदि का अंकेक्षण यदि अंकेक्षक की नियुक्ति विधान के तहत की गई है तो यह देखना होता है कि उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। यदि विधान में नियुक्ति संबंधी नियम नहीं दिए गए हैं तो यह विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का निर्धारण कैसे किया जाए। मतलब एक तो रूल अगर लॉ के हिसाब से है तो लॉ सारा कुछ डिस्क्राइब कर देगा, और ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो यह विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का विधान निर्धारण कैसे किया जाए। कौन सी बातें निम्नलिखित बातें, कहते हैं अंकेक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो भी आप ऑडिटर साहब को अपॉइंट करो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, ये सब बातें। उसके बाद अंकेक्षक के अधिकार क्या होंगे, उनका कर्तव्य क्या होगा और दायित्व क्या होंगे, ये सब बातें। अंकेक्षक को हटाए जाने की विधि क्या होंगी तथा अंकेक्षण का परिश्रमिक रेम्युनरेशन ऑफ अंकेक्षक कितना होगा, तो ये सब बातें करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी की खाता पुस्तकों का अंकेक्षण अनिवार्य होता है। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में सही व उचित शब्द का प्रयोग करना होता है, जिसके लिए उसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है। उसके बाद सरकारी अंकेक्षण में कार्यक्षेत्र का निर्धारण कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वस्तुतः सरकार के प्रशासन की सफलता व असफलता अंकेक्षक पर निर्भर करती है। मतलब अब गवर्नमेंट जो काम करता है, गवर्नमेंट की जो इतनी पॉलिसी आती है, इतना काम करता है, उसका भी ऑडिटिंग होता है। तो उसके ऑडिटर साहब को कौन नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति करता है। और वो रिपोर्ट बना करके किसको देगा, भारत सरकार, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही वो रिपोर्ट भी जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों की संस्थाओं के लेखा की जांच का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र कहता है, इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है तो उसका क्या कुछ सिचुएशन है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति द्वारा अंकेक्षण का निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है। क्या सब है, कहते हैं अंकेक्षण द्वारा वित्तीय विवरणों के सभी पहलुओं का समावेश किया जाना, वित्तीय विवरण का सारी की सारी बातें उसमें समावेश होनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लेखांकन संबंधी अभिलेख सही है तथा वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना उचित रूप से प्रदर्शित की गई है। अंकेक्षक लेखांकन संबंधी अभिलेखों की विश्वसनीयता का निर्धारण अग्र प्रकार से करेगा। कैसे करेगा ये, कहता है लेखा प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण के अध्ययन और मूल्यांकन करना। आप क्या करोगे, लेखा प्रणाली कैसी है और इंटरनल कंट्रोल जो लगा हुआ है, आंतरिक नियंत्रण, मतलब इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है, इंटरनल कंट्रोल होता है कि कोई बिजनेस चल रही है तो कुछ ऐसी बातें जो खुद ब खुद सारे अपने अगर गलतियां करेगा तो अपने आप निकल के आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक ही व्यक्ति किसी कंपनी में बिल भी बना रहा है, पेमेंट भी ले रहा है और सामान की डिलीवरी का जो पॉइंट ऑफ टाइम से डिलीवरी होता है वहां पर भी वही आदमी है, तो क्या करेगा, वो घपला होने की संभावना ज्यादा है। तो इंटरनल कंट्रोल लगाया जाता है कि ये तीन अलग अलग आदमी करेंगे। उससे क्या होगा, तीन आदमी के अप्रूवल चाहिए, कहीं से भी एक बात निकल के आए तो पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये गलतियां कर रहा है सामने वाला पर्सन। तो इसीलिए तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलोगे आप, इंटरनल कंट्रोल। तो वही कहता है कि लेखा प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण कहते हैं उसको। तो आंतरिक नियंत्रण के अध्ययन और मूल्यांकन द्वारा तथा लेखा संबंधी व्यवहारों तथा खातों के शेषों की जांच द्वारा। उसके बाद अंकेक्षक वित्तीय विवरणों में
वित्तीय सूचना के उचित प्रतिपादन का निर्धारण निम्न प्रकार करेगा। कैसे? कहते हैं वित्तीय विवरणों का अभिलेखों से मिलान करके, अभिलेखों मतलब वित्तीय विवरण का जो भी बिल होंगे उसको क्या करेंगे, जो भी आपने बिल को क्या करेंगे, जनरल एंट्री जो आपने करा है उससे मैच करके। उसके बाद लेखा संबंधी नीतियों को लागू करने में संगति, वित्तीय सूचना तैयार करने की विधि तथा प्रकटीकरण की पर्याप्तता की जांच करके। उसके बाद कहता है पांचवा, अंकेक्षक के कार्य में उसके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय के ही प्रधान होते हैं। अंकेक्षक के कार्य में उसके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय ही प्रधान होते हैं। वित्तीय विवरणों पर राय बनाने के लिए अंकेक्षक स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करने हेतु प्रविधियां अपनाता है कि वित्तीय विवरणों में कहीं बहुत अधिक मिथ्या कथन तो नहीं है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें बहुत ज्यादा गलतियां तो नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उसकी जांच करता है। अंकेक्षण की जांच का अंकेक्षण की जांच का क्षेत्र लिखित समझौते द्वारा अथवा विधान की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अंकेक्षक को अंकेक्षण के क्षेत्र के बाहर अपनी नियोक्ता के लिए ऐसा कोई कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि ऐसा कार्य अंकेक्षक के रूप में उसके उत्तरदायित्व से विरोधाभास रखता हो। यह सिंपल सी बात ये बोलता है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो कि आपके अंकेक्षक वाला जो काम है उसके अगेंस्ट जाता हो। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि आप गए वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको ऑडिटिंग कर मतलब अंकेक्षण करना है, वहां पे गए, आपके बिल्स में या आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो आपको क्या करेगा, जो भी वहां पे पहले से जो बैठे हैं एम्प्लॉय जो बैठे हैं वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि चलो इसको किसी मतलब अंडर द टेबल सेट कर लेते हैं। तो ऐसी बातें आप नहीं करोगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आप तो एक अंकेक्षक के रूप में गए हो, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस संस्था का रिपोर्ट सही करो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम आपको मिल जाता है कि जो आपके अंकेक्षण कार्य में आप त्रुटि पैदा करता हो या उसके कार्य में विरोधाभास पैदा करता हो, तो वो काम आप क्या करोगे, वो काम आप नहीं करोगे, आप मना कर दोगे कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, डायरेक्ट अपना जो भी डील हुई है वो डील कैंसिल। तो उसके बाद अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में आने वाली कार्य क्या सब, कहता है लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना, वार्षिक विवरणों की शुद्धता का सत्यापन, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए दायित्व एवं संपत्तियों की सत्यता का सत्यापन, अंशधारकों व नियोक्ता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और प्रतिवेदन में विभिन्न तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करना। तो ये सब बातें अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में आने वाली कार्य के रूप में आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक है अंकेक्षण के गुण क्या सब होने चाहिए। तो उसमें कहता है 2 गुण होने चाहिए। एक तो उपार्जित गुण जो कि आप दिन बर दिन सीखते जाते हो, नॉलेज गेन करते जाते हो, वो वाला एक गुण है। जन्मजात गुण 2 तरह से दिया हुआ है, तो दोनों में अलग अलग बातें लिखी गई है। कहता है उपार्जित ज्ञान, कहता है पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होना चाहिए। मतलब पुस्तपालन में क्या सब आ जाती है, जनरल लेजर, और उसके बाद लेखाकर्म में ट्रायल बैलेंस, आपके जो इस बुक में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं तो इनको अंकेक्षक साहब को क्या होनी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए कि ये सब बातें कैसे क्या चलेगी। पढ़ते हैं, चूंकि लेखापाल द्वारा व्यवसायिक लेन देनों का लेखांकन कुछ सिद्धांतों व मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, एक अंकेक्षक को यह देखना होता है कि लेखापालों द्वारा व्यवसायिक लेन देनों का लेखांकन सिद्धांतों व मान्यताओं के आधार पर किया गया है या नहीं। मतलब जो भी काम हुए हैं वो काम लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन उनके मान्यताओं के आधार पर हुए हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कब, जब उनको पता रहेगा तब। तो इसीलिए उनको क्या चाहिए, पुस्तपालन और लेखाकरण की नॉलेज होनी चाहिए। लेखापालों द्वारा व्यवसायिक लेन देनों का लेखांकन सिद्धांतों व मान्यताओं के आधार पर किया गया है या नहीं। अतः एक अंकेक्षक को स्वयं इस सिद्धांतों व मान्यताओं का जानकार होना चाहिए, अन्यथा वे लेखापाल की गलतियों को ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात ये बोला कि आपको पुस्तपालन में लेखाकर्म का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब आपको इस चीज की नॉलेज होगी तब तो आप उस हिसाब से सोचोगे, गलतियां कुछ होगी तो आप उसको पकड़ोगे, अगर नहीं होगी तो फिर बात बनेगी नहीं कुछ। उसके बाद व्यवसायिक तकनीकों का ज्ञान, कैसे प्रत्येक व्यवसाय की अलग अलग तकनीकें होती है। अंकेक्षकों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की खाता पुस्तकों की जांच करनी होती है। अंकेक्षकों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की खाता पुस्तकों की जांच करनी होती है। अतः यह आवश्यक है कि अंकेक्षक उन तकनीकों से परिचित रहे जो विभिन्न व्यवसायों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से ऑडिटर साहब को यह भी टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तो वही बोला व्यवसाय तकनीकों का ज्ञान। इसके अभाव में एक अंकेक्षक अपने कार्य का सफल निष्पादन नहीं कर सकता तथा यह भी संभव है कि वह गलती कर बैठे। ठीक है, उसके बाद भाषा की अच्छी जानकारी,
जिस भाषा में आप अंकेक्षक कर रहे हो तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज भी जहाँ पर काम करने जा रहे हो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सामने वाले से पूछोगे और वो सही से बता ही नहीं पाएगा, या आप उसकी बात समझ नहीं पाओगे या वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। इसीलिए क्या होनी चाहिए, भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए। कहते किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित होती है, अतः एक अंकेक्षक को इस भाषा का जानकार होना आवश्यक है। हमारे यहाँ लेखा पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया और मराठी आदि भाषाओं में लिखी जाती है। उन भाषाओं की जानकारी होने पर ही अंकेक्षक खाता पुस्तकों की जांच कर सकता है। अच्छी भाषा की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि अंकेक्षण का कार्य समाप्त होने के बाद अंकेक्षक को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए भाषा की अच्छी जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अर्थशास्त्र की जानकारी। कहते हैं अर्थशास्त्र सारी आर्थिक क्रियाओं का आधार है। वाणिज्य के क्षेत्र को भी इससे अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, स्टॉक के मूल्यांकन समय तथा अस्थायी संपत्ति पर ह्रास आदि के संबंध में आर्थिक सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होती है। इसके अलावा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का ज्ञान संपत्तियों की सत्यता जानने में सहायक होता है। पुनः एक संस्था की कार्य प्रणाली पर आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए मतलब जो भी मार्केट सिचुएशन चेंजेस होगी, जो भी बातें होंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थशास्त्र की जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद व्यवसायिक संगठन का ज्ञान। कहते हैं एक अंकेक्षक को व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूपों का भी जानकार होना चाहिए। अब व्यवसाय के स्वरूप का मतलब क्या, पार्टनरशिप, एकल व्यवसाय और कंपनी, तो ये सब इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, अंकेक्षक को होनी चाहिए, क्योंकि संगठन का स्वरूप लेखाकरण की व्यवस्था को प्रभावित करता है। उदाहरणतः एक कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार का रजिस्टर रखना जैसे वैधानिकता अनिवार्य होता है। एक कंपनी के लिए तो बहुत सारी रजिस्टर रखना अनिवार्य होता है तथा लाभ हानि विवरण तो आर्थिक चिट्ठा विधान द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करना आवश्यक होता है। जो भी फॉर्मेट दी गई उस फॉर्मेट में ही आपको बनाना पड़ेगा। जबकि एकांकी व्यापार व साझेदारी बीमा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अलग अलग व्यवसाय संगठन के अलग अलग प्रलेख होते हैं, जैसे साझेदारी के लिए साझेदारी संलेख, कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। अतः अंकेक्षण कार्य के सफल निष्पादन हेतु अंकेक्षक को उपरोक्त प्रलेखों का अच्छा जानकार होना चाहिए। उसके बाद व्यावसायिक अधिनियमों की जानकारी। व्यावसायिक अधिनियम में क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी एक्ट, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इस सब की आपको जानकारी मतलब लॉ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अंकेक्षण कला की जानकारी। कहते हैं अंकेक्षण का कार्य करना भी एक कला है। अंकेक्षण का कार्य करना भी एक कला है, अतः अंकेक्षक को इस कला से परिचित होना चाहिए। यह कला व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इसे अंकेक्षण की कला के नवीन आविष्कारों से भी परिचित होना चाहिए। तो क्या बोला, अंकेक्षण की कला की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अन्य विषयों की जानकारी। एक अंकेक्षक को उपयुक्त विषयों के अलावा निम्नलिखित विषयों का भी जानकार होना चाहिए। क्या सब, वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम करता है उसके बारे में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए। सब कहाँ से आ गया, कॉस्टिंग से आ गया। तो ये उपार्जित ज्ञान का खत्म होता है। और एक चीज मैं अभी एक न्यू बैच अनाउंस होने वाली है। ये बैच कौन सी होगी, कहते हैं लैब एट होम बैच है ये, मतलब ये बैच है 12th का बैच है। 12th कॉमर्स स्ट्रीम, जो भी अकाउंट्स या जीएसटी, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे लैब एट होम बैच होंगे, मतलब लैब होगा सारा का सारा बैच। और इसकी फी है 999 पर पेपर है 999, मंथली नहीं है, पर पेपर है 99। अगर 999 अगर आप अकाउंटेंसी लेते हो तो ये लैब बैच होगी और 999 इसकी फी होगी। इसमें आपको सारा का सारा करवाया जाएगा, सारा ही क्लास इसमें करवाया जाएगा। तो अगर आप, ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है बॉर्न क्वालिटीज क्या होना चाहिए। कहते हैं बॉर्न क्वालिटीज, कहते हैं कार्यकुशल। एक अंकेक्षक को कार्यकुशल होना चाहिए ताकि वह विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सके। जन्मजात गुण वाली बात है ये। कहता है विषम परिस्थिति में भी कार्य कर सके तथा तकनीकी स्वभाव के लेन देनों की भी जांच कर सके। यदि अंकेक्षक कार्यकुशल है तो वह प्रश्नों के सहारे कर्मचारियों से उन तथ्यों की जानकारी हासिल कर लेगा जिनकी जानकारी उसे नहीं है। ठीक है, तथा कर्मचारियों को भनक तक भी नहीं लगेगी। मतलब आप कार्यकुशल हो, आप ये सब काम सारा काम करे हो तो क्या करना पड़ेगा,
आप अपने आप उससे बातें करते करते उससे सारे इन्फॉर्मेशन जुटा लोगे जो कि आपको चाहिए। उसके बाद ईमानदारी होना चाहिए। एक अंकेक्षक का ईमानदार होना उसका महत्वपूर्ण गुण है। उसे अपनी ईमानदारी को सदैव बनाकर रखना चाहिए। लंदन एवं जनरल बैंक के मुकदमे में निर्णय लेते हुए लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा था, एक अंकेक्षक को ईमानदार अवश्य होना चाहिए, अर्थात उसे ऐसी बात को प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसकी सत्ता पर वह स्वयं विश्वास नहीं करता है। तो उसको ईमानदार भी होना चाहिए। उसके बाद सत्य बोलना चाहिए। ये सब उनके नैतिक गुण हैं, तो ये सब आप खुद भी देख सकते हो। सत्य बोलना चाहिए, उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, उसका चरित्र पर ऐसा कोई वो चीज नहीं होनी चाहिए उसके चरित्र पर कोई भी शक करे। ठीक है। उसका गणित की ओर रुचि होनी चाहिए। कहता है कि एक अंकेक्षक की गणित में काफी रुचि होनी चाहिए, तभी अंकों की गणना में उसका मन लगेगा। एक अंकेक्षक को अंकेक्षण के क्रम में असंख्य गणनाएं करनी पड़ती है, इस ओर रुचि नहीं होने पर गणना संबंधित त्रुटियों को पकड़ने में वह असफल होगा। उसके बाद चतुर होना चाहिए, टैक्टफुल, मतलब किस क्लाइंट से कैसे बात करा जाए इसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। कहता है कि अंकेक्षक का चतुर होना आवश्यक है। अंकेक्षक की क्रिया के क्रम में अनेक कठिनाइयों सामने आती रहती है, जिन्हें चतुराई से भी हल करना उपयुक्त होता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान। कहते हैं वैसे तो सामान्य ज्ञान का होना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, लेकिन एक अंकेक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। सामान्य ज्ञान के आधार पर ही वो आगे की दिशा को निर्धारित करता है तथा वर्तमान के संदर्भ में निर्णय लेता है। सामान्य ज्ञान के अभाव में वह ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद गोपनीयता। कहता है आप किसी, सिंपल से समझो इसको, कहता है कि आप मतलब 10-12 क्लाइंट आपके हैं, तो आप ऐसा मत कर लो कभी कर लो कि आप एक क्लाइंट का काम बातें जो भी उनकी इंटरनल बातें वो किसी दूसरे क्लाइंट को बता दो। तो ये बातें आप अपने तक ही सीमित रखो, किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसका स्वतंत्र और निर्भीक होना चाहिए। कहते हैं उस पर ऑडिटर पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, वो निर्भीक होना चाहिए। एक अंकेक्षक को स्वतंत्र तथा निर्भीक प्रकृति का होना चाहिए। उसे अधिकारियों के दबाव में आकर कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि वह दबाव में आकर कार्य का संपादन करता है तो सत्ता को कभी भी सामने नहीं ला सकता। अधिकारियों के प्रभाव में आकर तथ्यों का दबाने वाला अंकेक्षक गुणवान नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद धैर्यवान होना चाहिए। भूल सुधारने की क्षमता उसके में होनी चाहिए। अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। विश्वास जीतने की क्षमता होनी चाहिए। संकालु नहीं होना चाहिए। आप शक के दृष्टि से ऑडिट करने नहीं जाओगे। ठीक है। प्रतिवेदन लिखने की क्षमता। आप लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट देना होता है। तो 4-5 पॉइंट आप लोग एक बार पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से जरूर कांटेक्ट करो आप। और एक बैच और अनाउंस किया हूं मैंने, वो बैच कौन सी है, बैचेज कौन सी है, ये 11th 12th ये कौन से पेपर, अकाउंटेंसी, ये बैचेज होंगे जिसका अगर आप कोई सिंगल पेपर लेते हो 11th 12th में, कोई भी सिंगल पेपर लेते हो, अकाउंटेंसी, ईपीएस, इको और बीएसटी, कोई भी सिंगल पेपर अगर आप लेते हो तो उसकी फी हो जाएगी आपकी 3000। और अगर ऑल पेपर अगर आप पढ़ते हो तो इसकी फी हो जाएगी 300 और इसकी हो जाएगी 500। ठीक है। तो ये आप देख लो। चलते हैं आगे। कहते हैं अंकेक्षक के गुणों के संबंधित मुकदमे। अंकेक्षण के गुणों से संबंधित मुकदमे। कहता है अंकेक्षण, इसके देखिए पुस्तक जो अलग से दी गई है, अंकेक्षण की आवश्यकता। कहते हैं अंकेक्षण वर्तमान औद्योगिक युग का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हाँ, यदि व्यापार का आकार छोटा होता है साथ ही व्यापार का मालिक व्यक्तिगत रूप से व्यापार संबंधित समस्त क्रियाओं का निष्पादन कर लेता है तो वह अंकेक्षण का महत्व बहुत कम हो जाता है। किंतु एक बड़े आकार के व्यवसाय जहां स्वामित्व एवं प्रबंध अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होते हैं, अंकेक्षण की आवश्यकता तीव्र हो जाती है। अंकेक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। क्या सब? लेखा की नियमानुकूलता। कहते हैं जिन संस्थाओं में लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाता है वहां लेखा में नियमानुकूलता होती है। दूसरे शब्दों में लेखा की नियमानुकूलता के लिए अंकेक्षण व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है जो कि संस्था के हित में नहीं है। मतलब उसका नियम कानून लागू जो भी उन पर अप्लाई होता है वो क्या करना, मतलब लागू करना पड़ता है। उसके बाद लेखाओं की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अगर ऑडिटर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर साइन होता है तो उस पर विश्वसनीयता भी उसकी बढ़ती है। कहते हैं केवल लेखा की नियमानुकूलता से ही
विश्वसनीयता नहीं होती। जब लेखों की जांच एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कराई जाती है तो उसमें सामान्य विश्वसनीयता बढ़ जाती है, सामान्य से विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ऐसे अनेक कारण होते हैं जिनके लिए उसकी विश्वसनीयता आवश्यक होती है, जैसे करारोपण, बोनस एवं लाभांश आदि का वितरण करने के लिए क्या हो जाएगी, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसके बाद सही लाभ हानि का अनुमान लगाने के लिए, लाभ हानि, आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट जानना तो चाहोगे ना, तो वो कैसे पता चलेगी कि सही है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंकेक्षण करवाना पड़ेगा। उसके बाद व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु कहता है अंकेक्षण यह प्रमाणित करता है कि चिट्ठे की तिथि पर चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति एवं दायित्व उचित मूल्य पर दिखाए गए हैं। यदि चिट्ठा अंकेक्षित हो तो कोई भी व्यक्ति से देखकर संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही निवेशकर्ता भी अपनी विनियोजित पूंजी के प्रति आश्वस्त हो सकता है। उसके बाद पूंजी एवं ऋण प्राप्ति में सुविधा कहता है अंश पूंजी एवं ऋण प्राप्त करने में अंकेक्षित लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा सहायक सिद्ध होते हैं। निवेशकर्ता इस पर आसानी से विश्वास कर निवेश करने का निर्णय लेता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कहता है जाने अथवा अनजाने में यदि कर्मचारियों की लेखा पुस्तकों में गलती हो जाती है तो अंकेक्षण कार्य के दौरान उसे ढूंढ लेता है और इसका खामियाजा अंततः कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। पहले से जो गलती हो गई उसको क्या करेगा, अंकेक्षक ढूंढ लेता है। व्यापार की ख्याति में वृद्धि कहता है चूंकि जब व्यापार खाते अंकेक्षित होते हैं तो उसमें लोगों अथवा विभिन्न पक्षों का विश्वास होता है। इसके विश्वास के परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ जाती है। लाभांश तथा बोनस वितरण का आधार, ठीक है, तो ये भी बात हो गई, आपको लाभांश देना पड़ेगा, बोनस जो भी दोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अंकेक्षण की जरूरत पड़ती है। बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति लेने के लिए भी अंकेक्षण की जरूरत पड़ती है। कर निर्धारण में सहायक टैक्स आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए अंकेक्षण की जरूरत पड़ती है। व्यापार की बिक्री तथा एकीकरण और दिवालिया की सरल घोषणा, दिवालिया अगर हो जाते हो, आपकी एसेट आपकी लायबिलिटी से कम हो जाती है तो क्या करोगे, दिवालिया घोषित किया जाता है। इसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेगा, एक ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको क्या करने पड़ेगा, न्यायालय में रखना पड़ेगा, वहां से आपको क्या होगा, दिवालिया आप घोषित कर दिए जाओगे। तो ठीक है, तो आज बस इतना ही। और ये चैप्टर नंबर लेसन टू आपका ये यहाँ पे खत्म होता है, अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। तो एक और पहला और ये दूसरा चैप्टर था, दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट डे से अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ ये तीसरा चैप्टर है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सारा का सारा ऑडिट लेक्चर ही यहाँ पे आएगा, तो आप लोग जरूर देखें। कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताएं। तो कहता है तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं सब के साथ आज का मैं क्लास का एंड करता हूँ। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।